हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। और आज मैंने सोचा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है कि पोलैंड में कितना टैक्स लगता है, कितने परसेंट टैक्स लगता है, और जो डिडक्शन है आपका वो किस बेस पे होता है, और जो टैक्स स्लैब है वो किस हिसाब से होता है। और आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आईटीआर बोलते हैं, तो वैसे यहाँ पे जो है पीआईटी बोलते हैं उसको, पर्सनल इनकम टैक्स। क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या तो बहुत ही उसमें कम टैक्स दिखाया गया है या तो बहुत ज़्यादा उसमें टैक्स दिखाया गया है। एक आपके पास में रिलायबल सोर्स होना चाहिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। तो इस वजह से मुझे काफ़ी समय लग गया पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो टैक्स स्लैब है वो ऑब्वियस सी बात है कि दो टाइप का होता है। एक उनके लिए होता है जो पॉलिश नहीं है, एक उनके लिए अलग से टैक्स स्लैब होता है, और एक होता है उनके लिए जो पॉलिश है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है। तो मैं आपसे उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो आपके लिए जो है काम की बात है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, आप जब यहाँ पे आ जाएंगे, यदि इन फ्यूचर कोई ऐसा सोचे कि मैं वहाँ पे जा कर के सेटल हो जाऊँ, सिटीजनशिप लूँ, तो फिर वो बाद में उनको खुद समझ में आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि टैक्स के हिसाब से ये रहने लायक जगह है या नहीं है, या महंगा है, या हम जितना पैसा दे रहे हैं एज अ टैक्स गवर्नमेंट को, हमें बदले में उससे क्या चीज़ मिल रहा है। फॉरेनर्स हैं यहाँ पे जो हम लोग आते हैं, और वो भी स्पेशली जो एज अ अनस्किल्ड आते हैं, तो उनके लिए क्या टैक्स स्लैब है। तो देखिए, यहाँ पे टैक्स स्लैब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपका पूरे साल का इनकम, आपका नेट इनकम यदि आपका पूरे एक साल का 1,20,000 ज़्लोटी तक होता है, तो आपको टैक्स लगेगा 12%, नेट 12% टैक्स लगेगा, और वो है आपके इनकम पे टैक्स लगेगा। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे इंश्योरेंस पे करेंगे। 12% तो आपका नेट हो गया, जो कि आपके इनकम पे वो लगना ही लगना है यदि आपकी इनकम 1,20,000 तक है तो। उसके बाद में जो भी स्कीम्स यहाँ पे जो कि वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आपका इंश्योरेंस आप देंगे, जो आपका मेडिकल के लिए आप पे करेंगे, या आपकी जो डिसेबिलिटीज़ उसके लिए आप जो पे करेंगे। हाँ, पेंशन वाला आप पे नहीं करेंगे क्योंकि पेंशन के लिए आप यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे उतना लॉन्ग टाइम तक, ऐसा इनको लगता है। आप अगर चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, और आप उसका अपने जो आपका टैक्स पे होगा उसमें आप उसको ऐड करवा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको ये फ़ायदे मिलेंगे, वो आपको फाइंड आउट करना होगा, और आपको उस हिसाब से आपकी एजेंसी या कंपनी को बोलना होगा कि मुझे बेनिफिट चाहिए है, तो आप मुझे इसके लिए जो भी परसेंटेज है टैक्स का, 1%, 2%, 2.5% जो भी है, आप उसको पे करो, मैं उसको पे करना चाहता हूँ। तो ये आपको इनिशिएट करना होगा अपनी एजेंसीज़ को, क्योंकि देखिए, एजेंसीज़ और कंपनी उतना ही टैक्स पे करेगी जो आपका नेट इनकम है उस पर जो टैक्स लगना है, यानी कि 12%, वो तो आपकी कंपनी एजेंसी पे करेगी। और जो आपका इंश्योरेंस होना है, जो हम लोग सुनते हैं ना कि यहाँ पे मेडिकल फ्री है, तो भाई साहब और माताओं बहनों, यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं है। आपकी इनकम से उसके लिए पैसा डिडक्ट होता है, जिसको कि ओवरऑल हम टैक्स में ही काउंट कर लेते हैं। तो आपका जो इंश्योरेंस यहाँ पे होता है, मेडिकल इंश्योरेंस जो यहाँ पे होता है, उसके लिए भी हम हमारे इनकम से ही पे करते हैं, ताकि बाद में यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका फ्री इलाज यहाँ पे हो सके, और फ्री सिर्फ इलाज हो। लेकिन जो दवाइयाँ हैं वो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं यहाँ पे, और जो कि दवाइयाँ यहाँ पे बहुत महंगी होती है। जो दवाइयाँ हमारे यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये की आती है, वो दवाई यदि आप यहाँ के करेंसी में देखेंगे आपको 2,500 या 3,000 की पड़ेंगी। तो खैर, अब इनकम उस हिसाब से है तो उसी हिसाब से खर्चे भी हैं, तो वो एक अलग बात हो गई है। बट आपको इंश्योरेंस हो गया, सिकनेस लीव हो गया। सिकनेस लीव के लिए एक अलग सा होता है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं और आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो अब देखिए, आप चूँकि उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में है कि आप जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो आपके हम जैसे लोगों के लिए खास करके इस तरह का ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाया जाता है कि आप जितने घंटे काम करेंगे आपको उतने घंटे के ही पैसे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप यदि बीमार हैं, आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी इनकम नहीं हो रही है, आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन आपके खर्चे हो रहे हैं बाकायदा। आप चूँकि उनके एकोमोडेशन में आप रह रहे हैं, तो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ आपको रेंट अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट होगा ही होगा। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी आए, उनको तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप नहीं गए हो काम पे। तो उसके लिए यहाँ पे सिकनेस लीव होता है। उस सिकनेस लीव के लिए हमको अलग से पैसे कटवाने होते हैं। हमको एजेंसी या कंपनी से बोलना होता है कि मुझे इसके लिए पे करना है। यदि आप वो टैक्स पे करेंगे तो फिर आपको उसके बाद 80% एज अ सिकनेस लीव आपको मिलेंगे, और वो भी सिकनेस लीव डॉक्टर अप्रूव करेगा। आपके आसपास में जो भी हॉस्पिटल्स होंगे या क्लिनिक होंगी, तो वहाँ से डॉक्टर
आपकी कंपनी या एजेंसी को लिख के भेजेगी कि हम इसको सिकनेस लीव अप्रूव कर रहे हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो उतने दिन का फिर आपको 80% दिन का पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वो वाला सिकनेस लीव टैक्स आपने पे किया हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का ये सब सिस्टम, आपको बहुत कुछ बताया नहीं जाएगा, क्योंकि ना बताने का रीज़न ये है कि अल्टीमेटली यहाँ पे इन लोगों का नुकसान है, उसमें यहाँ की गवर्नमेंट को उसमें नुकसान है, क्योंकि आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब यदि आपकी इनकम 1,20,000 ज़्लोटी के ऊपर जा रही है एक साल में, तो आपका टैक्स होगा 32%। 12% से डायरेक्ट वो जंप हो जाएगा 32 पे। यही कारण है कि हम लोग जो ऐसा अनस्किल्ड वर्कर आते हैं, उनकी इनकम कभी भी 85, 90, 80,000 के ऊपर नहीं जाती है एक साल में। तो इस वजह से हमको ज़्यादा टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वाइट कलर जॉब में है यहाँ पे, तो उनका ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनकी सैलरी, मिनिमम सैलरी उनकी 10,000 ज़्लोटी के ऊपर ही होती है। 10,200 कुछ समथिंग उनकी फ़िक्स है, एटलीस्ट उतनी उनकी होनी चाहिए। जैसे हमारे अनस्किल्ड में 5,058, 5,128 इस टाइप से होती है, तो वैसे उनकी भी 10,200 या 300 कुछ ऐसी उनकी मिनिमम होती है। तो उनका जो इनकम है वो 1,20,000 के ऊपर जाता है, तो उनको टैक्स 32% नेट उनको लगता है। और फिर बाद में जो भी अलग चार्जेस हैं, सिकनेस लीव पे हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस, फलाना ढिमकाना, ये सब मिला करके उनका ऑलमोस्ट 38% उनका टैक्स पे होता है। और हमारा होता है ये सब चीज़ें मिला करके, सॉरी मैं आपको नहीं बता पाया, ये सब चीज़ें मिला करके ओवरऑल जो हमारा टैक्स पे होता है वो 19% से लेकर के 21% के बीच में इसलिए बोल रहा हूँ फिक्स, मैं इसलिए नहीं आपको बता पा रहा हूँ। फिक्स 12% तो वो तो फिक्स है ही। बाकी इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, मेडिकल इंश्योरेंस, सिकनेस और जो वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो भी आपसे लिया जाता है यहाँ पे पैसे, तो वो डिपेंड करता है स्टेट्स पे, आप किस स्टेट पे हैं, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना % टैक्स देंगे। तो इस वजह से मैंने आपको 19 से लेकर के 21% के बीच में आपको बताया है। तो मोटा मोटी ये है यहाँ का टैक्स स्लैब का हिसाब। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको कि आप जब एट द एंड ऑफ ईयर जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं यहाँ पे, यानी कि आप जब अपना PIT सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा अमाउंट आपको रिफंड मिलता है, रीइंबर्स्ड उसको बोलते हैं। तो वो आपको पैसे मिलते हैं, जिसका अभी 2025 के हिसाब से मैक्सिमम उसका लिमिट है 3600। तो मैक्सिमम आपको 3600 आपको एक साल में रिटर्न हो जाता है। ये कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई है। उस हिसाब से आप मान लीजिए 3,000, 3,100, 3,200, 3,300 उतना आपको एक साल में रिटर्न मिल जाता है आपका, जो भी आपने पे किया है। तो ऑलमोस्ट इतना ही इन्फॉर्मेशन है टैक्स के बारे में, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं आपको बताने के लिए, और आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, यदि कोई यहाँ पे सोचे कि मुझे बिज़नेस करना है आकर के, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो चाहे वो बड़ा बिज़नेस हो, आप नहीं कर सकते हैं। वो इलीगल होगा। आप तुरंत, यदि फॉरेनर है तो आप यहाँ से डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, या फिर आपके ऊपर में बहुत हेविली फाइन किया जाएगा। और उसका जो टैक्स होता है वो 40% नेट उसका टैक्स होता है, आपकी जो भी इनकम होगी साल की। इसीलिए यहाँ पे लोग थोड़ा बिज़नेस करने में हिचकते हैं। तो अभी देखिए, मोटा मोटी मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है कि आपका कितना इनकम होगा तो आपको कितना टैक्स देना है। और यदि कुछ आपका प्लान है यहाँ पे लंबे समय तक रुकने तक का, लंबे समय तक यानी कि यदि आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे स्टे करें, आप यहाँ की सिटीजनशिप ले, यदि उस टाइम पे कुछ आपका प्लान है, तो फिर आप समझिए कि आपको फिर 5-7% और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें आपका पेंशन का भी ऐड होगा। पेंशन के लिए भी आप जो है टैक्स पे करेंगे। फिर आपका ग्रेजुएटी फंड कुछ इस टाइप का होता है, वो उसके लिए भी आपको पे करना है। डिसेबिलिटी, उसके लिए भी आपको पे करना है। तो फिर बहुत सारे अलग अलग टैक्स हो जाएंगे, आपको पे करने पड़ेंगे। जब एक सर्टन एज आपकी हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको उसके फ़ायदे भी मिलेंगे, यदि आप उस एज तक रुकने का प्लान करेंगे तो। और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई यहाँ पर रुकने का प्लान करेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसके बारे में फिर कभी बात किया जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं यदि बात करूं कि यदि कोई बंदा यहाँ पे आता है, देखिए यदि मैं ऑल ओवर यूरोप की बात करूं, तो आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, आपका क्या नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और समय के साथ भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, समय के साथ में चीज़ें बदलती है, हमारी सोच भी काफ़ी हद तक जो है बदल जाती है, हमारी पसंद नापसंद काफ़ी हद तक बदल जाती है। जब हम एक तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी उसी हिसाब से धीरे धीरे डेवलप या सेटल होने लगता है। हम जब स्टार्टिंग में इंडिया या सब जो हमारा जो भी कंट्री है, वहाँ से हम जब आते हैं, तो हमारी सोच अलग होती है, हमारा माइंडसेट अलग होता है। लेकिन एक जब हम सर्टेन टाइम स्पेंड करते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, तो फिर धीरे धीरे हमारी सोच भी चेंज होने लगती है। ये मैंने खुद में ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ को, और मैंने दूसरे लोगों से भी मेरा एक्सपीरियंस है जो इंडिया से हैं,
तो मैं उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। और बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसा कि मैंने बोला कि आप का यदि ये प्लान है कि हम वहाँ पे रहे, कुछ साल स्टे करें, बढ़िया पैसे वैसे कमाएं, इंडिया में कुछ अपना सेटल कर लें और फिर हम वहाँ से वापस आ जाएं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8-10 साल या 15 साल आप स्टे करें बढ़िया। अच्छा आप जो है पैसे बनाएं इंडिया में, साथ ही साथ कुछ अपना सेटल करते चलें, और एक सडन टाइम के बाद में जब आपकी एज हो जाए 45-50 ऑलमोस्ट आप हो जाए, तो फिर यहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तर समेटे इंडिया में रहे, आराम से रहे, सुकून की ज़िंदगी जिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या माइंडसेट है, आपके क्या प्लान्स हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको जानने सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। आप अपना डेटा खर्च कर रहे हैं मेरे वीडियो पे, आप अपना समय दे रहे हैं मुझे, मेरे वीडियो को देखने में, आप मुझे समझ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली ही होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए जानना। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।